हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रभात कुमार खत्री मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने टोटल 10 टॉपिक्स लिया है। पहला है नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज वेबिकर मेथड, थर्ड मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कुछ ग्राफ्स और उसके ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने 10 टॉपिक्स लिया है। इसको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के रूप में कवर किया है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप क्लास 11th या 12th में आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स में होता क्या है कि जैसे आपको उसमें इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया जाता है। ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको उसमें फिजिक्स की समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो। अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस, जैसे आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसमें जो फिजिक्स में जो डेरिवेशन होते हैं उसकी जो समझ है वो बहुत अच्छे से विकसित हो। उसी प्रकार क्लास 11th-12th में मैथ में एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको थ्रू आउट द सिलेबस 11th-12th में आपको हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। हम आपको एक एग्जाम्पल से चीज़ आपकी इसकी अहमियत को समझाना चाहते हैं। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो आपको एकदम सिंपल से इक्वेशन लेता हूँ जो आपने क्लास 9-10th में भी सोल्व किया होगा। x² - 5x + 6 = 0। और आपको कोई बोलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए, तो आप क्या करें, आराम से इजीली सोल्व कर देंगे, क्योंकि आपने 9-10 में पढ़ा है और आपको 11th-12th में भी इसका मतलब स्टार्ट तो यहीं से होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन में अगर मैं मॉडुलस लगा दूं, मॉडुलस x² - 5 mod x + 6 = 0, तो आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 6 = 0, तो आपको और भी दिक्कत होगी क्योंकि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन अब पढ़ा नहीं है। तो ऐसे हर जगह जो मतलब कि आपके थ्रू आउट द सिलेबस में आपका यूज होता है, उस सब को मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर लिया है। जैसे आप जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में आपको डोमेन निकालना होता है, रेंज निकालना होता है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो इनइक्वालिटी सोल्व करना होता है, तो वो सब में आपको वेविकर मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप जब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ग्राफ्स की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप एरिया बाउंडेड बाई कर्व पढ़ेंगे तो उसमें आपकी ग्राफ की बहुत ज़्यादा यूज होती है। मतलब यूँ कहें कि ये सारे टॉपिक जो है हर जगह कहीं ना कहीं यूज होती है। और अगर आप 11th-12th में अगर बहुत ज़्यादा अगर मतलब मैथ में अगर अपना फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से डिस्कस करना जरूरी है। हालांकि ये टॉपिक जहाँ कहाँ मतलब पढ़ना है, जैसे फंक्शन में मुझे पढ़ना है, ये मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथम, सिग्नम फंक्शन, ये सब मुझे फंक्शन में पढ़ना है, लेकिन वो इतना डीप में नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस जस्ट इसका एक संक्षेप में इसको पढ़ना है। लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट जब जेईई मेन का तैयारी करते हैं तो जेईई मेन जो होता है वो एक सिलेबस के एक टॉपिक को लेता है कि हाँ मैं मॉडुलस फंक्शन पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा, टॉपिक में रहता है। लेकिन उसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा यूज किया करता है, तभी तो वो एक नॉर्मल एग्जाम से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं क्या किया कि मैं सारे जो इस तरह के टॉपिक्स हैं सबको एक जगह कलेक्ट कर लिया हूँ, इसको आराम से पढ़ेंगे। और ये आप ध्यान रखिएगा, जितने इसको अच्छे से पढ़िएगा आपकी मैथ में जो अंडरस्टैंडिंग है उतनी ज़्यादा डेवलप होगी, उतनी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी। क्योंकि जब आपका जेईई मेन में एग्जाम, जब जेईई मेन कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि 11th-12th के लिए आपका यूजफुल नहीं है। 11th-12th के बाद ही जेईई मेन आता है, तो ये 11th-12th में तो यूजफुल है ही। जेईई मेन में होता क्या है, या जेईई एडवांस के जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें होता क्या है कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसको जनरली स्टूडेंट बोलते हैं कि जो जेईई मेन होता है या एडवांस होता है उसके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं होता है, एक्चुअली क्या करता है कि वो जो क्वेश्चन देता है उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देता है, और मर्ज करने के बाद होता क्या है कि मर्ज करना कॉन्सेप्ट वही बेसिक चीज़ों को कॉन्सेप्ट को मर्ज करता है। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर होंगे तो आपको वो चीज़ ईजी लगने लगेंगे। तो
मैं एक एक करके मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, ठीक है। और जैसे ही ये बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो क्लास 11, क्लास 12 और जेईई मेन और एडवांस की जो एस्पिरेंट है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होगा, क्योंकि इसको अभी चलेगा, इसको मैं काफ़ी डीप में स्टडी कराऊंगा। डीप इन द सेंस कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मुझे जेईई मेन और 11-12 के लिए सफिशिएंट है उतना ही पढ़ना है। बट डीप इन द सेंस कि इसकी बिल्कुल जीरो लेवल से जो भी हम समझेंगे, जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाएगा, उसमें मैं जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इस सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँगा, फिर एक एक करके स्टार्ट करूँगा। और जैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होगा तो उसके बाद आपको क्लास 11 और क्लास 12 के लिए एक फिर अलग अलग सेपरेट आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब भी मैं क्लास 11 या क्लास 12 बोल रहा हूँ तो मैं जो भी टॉपिक डिस्कस करूँगा वो बिल्कुल आपका बोर्ड लेवल तो होगा ही हो, प्लस वो जेईई मेन और एडवांस लेवल का भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये जो बेसिक मैथमेटिक्स की जो क्लासेज हैं आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। First one is number system. नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, क्लास 1 से ही पढ़ते हैं और आप क्लास 10 तक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े। तो मैं जस्ट इसको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि इनमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे। तो मैं जस्ट आपको एक तरह से नंबर सिस्टम में चीज़ें रिकॉल करा रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ दिमाग से निकल गई है तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में वो सब क्या है। तो नंबर सिस्टम जो सबसे छोटा फैमिली नंबर का होता है वो होता है नेचुरल नंबर। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, सभी लोग जानते हैं। और एक्चुअली नेचुरल नंबर होता क्या है, तो जो काउंटिंग्स के नंबर होते हैं उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये काउंटिंग्स के नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स ऐसा नंबर जो जितना आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा नंबर, तो उसको मैं क्या डिनोट कर देता हूँ, इन्फिनिटी करता हूँ, ठीक है। सेकेंड वन क्या होता है, नेचुरल नंबर के बाद उससे बड़ा फैमिली क्या है, तो उससे बड़ा फैमिली है होल नंबर। देखिए मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन जो हमारा बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल हिंदी है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को समझने पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मैथ्स में वर्ड बहुत कम होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है और उसका एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के भी। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। और ये होता क्या है, ये काउंटिंग्स नंबर ही होता है, बस इसमें एक नया जो नंबर इंक्लूड किया जाता है वो होता है जीरो। जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ऑब्वियस है कि ये जो होल नंबर का जो सिस्टम है वो आपका नेचुरल नंबर से बड़ा है। थर्ड वन क्या होगा, थर्ड वन है इंटीजर्स। थर्ड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, तो इंटीजर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं या फिर I से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, तो ये जो आपका होल नंबर है वो होल नंबर तो इसमें रहता ही है, प्लस इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके इंटीजर्स हो गए। अगर इसमें से मैं पॉजिटिव वाले को उठा लूँ 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी को, 1 2 3 इन्फिनिटी, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे भी इंटीजर्स की फैमिली हैं, लेकिन सारे पॉजिटिव है। तो इसको मैं क्या पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोल सकता हूँ, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर इसी पॉजिटिव इंटीजर्स को, अगर ये क्या देखने में नेचुरल नंबर जैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ये क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। ये आपको, मुझे पता है कि ये सब जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको ऑलरेडी पता है, तो भी मैं इसको रिकॉल करके सब चीज़ों को एक जगह असेंबल कर रहा हूँ। जो भी आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, मैं उतना डीप नहीं पढ़ूंगा कि कैसे नंबर लाइन से किसी चीज़ को डिनोट किया जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ना है। बट जो मेरे को यूजफुल है, ठीक है, वो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ताकि जो आपको क्लास 11 और 12 में नंबर सिस्टम के बारे में जो भी क्वेश्चन आए या उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आए, तो आप चीज़ों को आसानी से समझो, ठीक है।
तो इंटीजर्स हो गया। अगर मैं इसे निगेटिव वाले टर्म को उठाऊं, माइनस इन्फिनिटी, -1, -2, सॉरी माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3, -2, -1, तो ये क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर्स है। इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं ये जो आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर इसमें मैं 0 को इंक्लूड कर दूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इंफिनिटी, तो ये क्या है आपके? ये है आपका सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऐसा सेट है जिसमें एक भी नेगेटिव नहीं है। वर्डिंग को ध्यान रखिएगा, यहाँ नॉन नेगेटिव मतलब उसमें एक भी नेगेटिव नहीं है, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये देखने में कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल होल नंबर जैसा लग रहा है, ठीक है? तो ये होल नंबर, इसको हम होल नंबर भी कर सकते हैं, होल नंबर, ठीक है? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर निगेटिव वाले को लूँ, माइनस इन्फिनिटी, -5, -4, -3, -2, -1, 0, ये क्या है आपका? सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी पॉजिटिव नहीं है, जिसे कहते हैं सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी था, तो ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाए। ये जब नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाए, ठीक है? जैसे ही इसमें 0 आया तो 0 वर्ड क्या आ गया? नॉन नेगेटिव कहलाया, ठीक है? 0 डॉट 1, 2, 3 इन्फिनिटी तो नॉन नेगेटिव कहलाया। अगर इन नेगेटिव के साथ 0 है तो नॉन पॉजिटिव कहलाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ना तो इसमें 0 इंक्लूड किया है, ना मैंने इसमें किया है। इसका मतलब है कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। वो या तो आइदर आपका वो नॉन नेगेटिव होता है या नॉन पॉजिटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको चीज़ ध्यान रखिएगा। 0 इज, आप इसको स्टार लगा के रखिए, 0 is neither positive nor negative। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इट इज either नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। समझ रहे स्टूडेंट्स? 0 जो होता है वो ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ये वो या तो या नॉन पॉजिटिव होता है या फिर नॉन नेगेटिव होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? सबसे पहले मैंने बात किया नेचुरल नंबर के बारे में, उसके बाद मैंने बात किया होल नंबर के बारे में, उसके बाद मैंने बात की इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में मैंने 2-3 पार्ट निकाला, जो आपको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ ध्यान देना है कि 0 क्या होता है? ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। वो तो या तो आइदर नॉन पॉजिटिव होता है या फिर नॉन नेगेटिव होता है। आप एक चीज़ यहाँ पर देख के चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा फैमिली क्या है? इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या है कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर सेट है। सारे होल नंबर आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये होल नंबर यहाँ पर सेट है। बट सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, सारे इंटीजर्स आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये थोड़ा वर्डिंग वाली चीज़ है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो छोटा है, ये जो छोटा है वो बड़े में एडजस्ट कर सकता है, बट बड़ा वाला छोटे में एडजस्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, छोटा वाला बड़ा में एडजस्ट करेगा, लेकिन बड़ा वाला छोटा में एडजस्ट कहाँ करेगा? उसको थोड़ा और जगह चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ वन इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें
कुछ 5-6 टाइप्स होते हैं, वो थोड़ा टाइप्स देख लीजिए क्योंकि उस टाइप से उसका वर्डिंग पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें एक होता है फ्रैक्शन में, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फंक्शन, थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने क्लास 8 में आपने ये पढ़ा भी होगा फ्रैक्शन के बारे में। फोर्थ वन इज कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन। फिफ्थ वन इज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। एंड लास्ट वन इज कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन सिंपल सी बात है, जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब उसमें क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, जिसमें डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है और न्यूमरेटर आपका छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 4/9, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। फॉर एग्जांपल 3/5, 2/7, बहुत सारा आप एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको इतना समझना है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट प्रॉपर का रिवर्स। तो इसमें जो है आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। फॉर एग्जांपल इसी को आप पलट दीजिए, 9/4, 5/3, 7/2। तो ये सारे क्या होंगे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा होता है जिसमें कि आपका इंटीजर्स भी हो और फ्रैक्शन भी हो। फॉर एग्जांपल 1 + 3/5, इंटीजर्स भी है और फ्रैक्शन भी है। ठीक है, ये आपको हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 + 7/9, ये क्या हो गया आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5 + 8/9, ये क्या हो गया आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें आपका इंटीजर्स भी हो और आपके फ्रैक्शन भी हो, उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं सारे का लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके टर्म्स को समझना है कि टर्म्स होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है, तो वैसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो। फॉर एग्जांपल 2/7/3/5, आपका न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में। और ले लीजिए 4/5/8/9, आपका न्यूमरेटर भी आपका जो है फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके होते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है जैसे 5:1/3, ठीक है, 7:2/9, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और आपका लास्ट वन है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब ऐसा फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखा 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 प्लस, या आप इतना ही छोड़िए। ये क्या है आपके कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन। आप इसको अगर और लिखना चाहते हैं यहाँ इन्फिनिटी लिख दीजिए। मतलब ये एक ऐसा फ्रैक्शन है एक ऐसा फ्रैक्शन है कि फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है। ठीक है, मतलब और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये टोटल 6 टाइप के आपके फ्रैक्शन होते हैं। उसमें पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। अगर आप ऐसे याद है तो नीचे वाला बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर का जस्ट उल्टा है, तो ऊपर वाला बड़ा होता है। थर्ड वन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फोर्थ वन इज कंपाउंड फ्रैक्शन। फिफ्थ वन इज कॉम्प्लेक्स और लास्ट है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो आप बोलेंगे कि सर अगर मैं इसको सोल्व करूं, ये सोल्व करने पर या तो ये प्रॉपर जैसा दिखेगा या इम्प्रॉपर जैसा दिखेगा।
अगर मैं इसको सोल्व करूं, अगर 7 को नीचे लाऊं 5 को ऊपर ले जाऊं, तो ये भी एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसा होगा। तो ये आपको या तो प्रॉपर जैसा दिखेगा या इम्प्रॉपर जैसा दिखेगा। अगर मैं इसको सोल्व करूं 5:1/3, मतलब कि 5 × 3 15 + 1 16/3, ये भी आपका प्रॉपर या इम्प्रॉपर जैसा दिख रहा है। तो मेनली जो फ्रैक्शन होता है ना, मेनली फ्रैक्शन में आपके दो ही फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। ठीक है, चीजें सब जाकर वहीं पर जाकर आपका सीमित हो जाती है कि प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर है। ठीक है, ये सारे थोड़ा और उसको चीजों को इलाबोरेट करके ये आपको नया नया इसके जो है टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपने को जो इस फ्रैक्शन में जो मेरे को जो सबसे ज्यादा काम है या सबसे ज्यादा जो जरूरत है होती है, वो होती है कंटिन्यूड फ्रैक्शन के। तो हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में 2-4 क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली कंटिन्यूड फ्रैक्शन में होता क्या है कि आपको कोई बड़ा सा फ्रैक्शन दे देगा और बोलेगा इस फ्रैक्शन को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो ये सब फ्रैक्शन को सोल्व क्या करना है, 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, तो अपने को कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है। स्टडी न से मतलब 2-4 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसको डिलीट करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। लास्ट था ना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सोल्व x x इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + ... इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा कोई फ्रैक्शन है जो बिल्कुल कंटिन्यूड है, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है, और इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है, इसमें इनफाइनाइट फ्रैक्शन है और इस तरह से आपके अरेंज हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन दिया कि इसको आप सोल्व कीजिए। ठीक है, तो कैसे सोल्व कीजिएगा? तो देखिए, कंटिन्यूड फ्रैक्शन में सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, अब सबसे अच्छा क्या, वही तरीका ही होता है कि आप उसके पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। आप पैटर्न्स को देखिए कि कैसे वो मतलब कि वो सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मैं चीज़ों को अगर यहाँ देखूँ, अगर मैं ऊपर वाले के उसको अगर मैं छिपा दूँ, तो क्या ये देखने में फिर से उसके जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट है। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि अगर जिसमें भी नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ फाइनाइट टर्म्स मतलब कुछ 2, 4, 5 टर्म्स अगर उसमें से आप हटा दीजिए या अगर उसमें से ऐड कर दीजिए, तो भी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं इन्फिनाइट ही होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाला को छिपा दूं तो ये देखने में कैसा लग रहा है? बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने एक टर्म्स को छिपाया, तो भी अभी भी तो नंबर ऑफ टर्म इन्फिनाइट ही है। ठीक है, तो मैं इसको क्या x की इक्वल मान सकता हूँ? इक्वल टू x क्या मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ, क्योंकि ये देखने में भी x के जैसा ही लग रहा है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है। तो उसमें से हम जो सिर्फ एक ही टर्म को हटाए हैं और उसके पैटर्न को ऑब्जर्व किए हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने इन्फिनिटी है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली जो मेरा गोल है वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जितना ज़्यादा मतलब एक रूल्स के हिसाब से जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है वो मैं सबसे पहले सिंप्लीफाई करूँगा, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म को सोल्व कर पाएँ। तो मेरे को तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पैटर्न ऑब्जर्व करने से मुझे यही पता चला कि इसमें नंबर ऑफ टर्म इन्फिनाइट है। अब अगर मैं ऊपर के एक टर्म को छुपा दूं कि देखने में फिर भी x की तरह लग रहा है, तो ऐसा क्यों ना करूं कि मैं इस टर्म को पूरा x मान लूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको x मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, x इक्वल टू 1 + 1/1/x लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये देखने में x की जैसा ही लग रहा है। ठीक है, अब चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो गई, अब आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू x + 1/x। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² और ये इसको लेफ्ट साइड में लाइएगा तो -x - 1 = 0। अब आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। ये आपको सोल्व करना x² - x - 1 = 0, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है वो शायद आपको पता होगा, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है। जैसे मैं इसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ।
जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, यही तो होता है ना x निकालने के लिए, आपने क्लास 9th-10th में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो मैं इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए -b, तो आपका b क्या है, यहाँ पर x के बगल में b क्या है, -1। अब अगर उसमें माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चीजें समझ रहे हैं ना। अगर नहीं है तो मैं a b c भी लिख दे रहा हूँ। x² का कोफिशिएंट क्या होता है, वही a कहलाता है। x का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, वही आपका b कहलाता है। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c होता है, तो वही आपका -1 हो गया, ठीक है। अब सबको यहाँ पुट कीजिए, तो आपका क्या b क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट b², तो b² मतलब -1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, -4ac, तो 4a मतलब 1 और c मतलब -1, तो माइनस का 4, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 4/2a, तो a क्या है आपका 1 है, तो 2 × 1, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपकी x की दो वैल्यू आई, x वैल्यू आई 1 प्लस अंडर रूट 5/2 एंड सेकेंड वन इज 1 माइनस अंडर रूट 5/2, ठीक है। आपको पता है कि अंडर रूट 5 की जो वैल्यू होती है 2 से बड़ा होती है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 4 ही 2 होता है, तो अंडर रूट 5 जो ऑब्वियस है कि 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर मैं 1 में से 2 को घटाऊंगा, ठीक है, 2 से बड़ा को घटाऊंगा, तो ये क्या आएगा आपका निगेटिव। तो ये जो टर्म्स है आपके ये आएंगे निगेटिव, और ये टर्म्स क्या आएंगे आपके पॉजिटिव आएंगे। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि इसमें जो सारे टर्म्स है वो सारे क्या है, 1 है, 1 मतलब पॉजिटिव। अब सारे को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर 1 को और उसके फ्रैक्शन से ऐड किया जाए तो कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस कारण हमारा जो ये जो है सोल्यूशन, इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2, दिस वन इज आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या किया था, सिंपल से कभी भी कंटिन्यूस फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो सिंपल सा पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए कि किस टर्म्स के बाद वो फिर से रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट ऐसा ही बोल सकता है कि सर 1 प्लस 1 प्लस ये है, हम 2 टर्म को छिपा लें, तो भी तो वो बिल्कुल x की तरह ही लग रहा है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट में मैंने 2 टर्म्स को छिपाया है, तो अभी भी देखने में x की तरह लग रहा है। तो कोई बोलेगा सर तो फिर आप इसको ऐसा क्यों नहीं सोल्व करते, x इक्वल टू 1 प्लस 1/1 प्लस x ऐसा करके सोल्व कीजिए। तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे क्या है, चीज़ों को जब भी आप मैथ्स मतलब होता है क्या कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बिल्कुल सुविधाजनक तरीके से करके उसको सोल्व करना, तो जो चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगा जिसमें मैं कॉम्प्लिकेटेड में जाऊं, ठीक है, किया जा सकता है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर से, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मेरे को ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स मतलब होता है चीज़ों को आसान करना, चीज़ों को आसान तरीके से डिलीवर करना, ठीक है। तो ये हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, ठीक है, उससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं रहने देता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1 प्लस 2/1 प्लस 2/1 प्लस 2/1 प्लस 2/... इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी कंटिन्यूस फ्रैक्शन है, बिल्कुल नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व करता हूं, अगर मैं देखिए अगर मैं शुरू का अगर मैं ऐसे इसको छिपा देता हूं तो क्या ये देखने में फिर से उसके जैसा नहीं लग रहा है, पहले जैसा ही लग रहा है, देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है। मैंने पहले वाले टर्म को छिपाया है तो देखने में वो फिर से x की तरह ही लग रहा है। अगर वो फिर से x की तरह लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, इसको मैं x मान लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना है, तो चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। तो x इक्वल टू 1 प्लस 2/x,
अब आप इसको सोल्व कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी माइनस बी, मतलब कि 1। चीज़ें समझ रहे होंगे, माइनस बी मतलब b तो ऑलरेडी माइनस 1 है, उसमें भी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। 4ac क्या होगा, माइनस 8 होगा, और माइनस का 4ac है तो प्लस का 8 होगा अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये अंडर रूट 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया आपका 3, तो प्लस माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। यहाँ से आपके दो वैल्यू आए x की, एक वैल्यू आया 1 प्लस 3 अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 2, और दूसरा आया 1 माइनस 3 अपॉन 2 मतलब कि माइनस 2 अपॉन 2। तो एक आया आपका 2 और दूसरा आया माइनस 1। दिस वन इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज मेरा जो है ऑलरेडी सारे टर्म्स क्या पॉजिटिव हैं और वो उसमें ऐड किया गया है, तो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। तो दिस वन इज रिजेक्टेड, सो आवर आंसर इज 2, x इक्वल टू 2। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, बस आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रहा हूँ, देखते हैं आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या कर रहा क्या किया मैंने पहले टर्म को अगर छिपाया तो मैं देखा कि जो पूरा जो टर्म्स है वो फिर से x के जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या मैंने उसको x मान लिया, x मान के मैंने इजीली सोल्व करना। लास्ट में जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमेशा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो उसके दो सोल्यूशन आते हैं, तो जरूर देखना चाहिए कि वो जो चीज़ें हैं वो हमारा जो आंसर उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको ऐसा लिखिएगा तो फिर आपको फाइनली गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम में जो ऑप्शन होते हैं ना उसमें 2 भी रहते हैं, -1 भी रहते हैं, तो सारे चीज़ रहते हैं। अगर वो मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कोई स्टूडेंट 2 भी मार दे, -1 भी लगा दे, तो फिर वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारे सोल्यूशन आ रहे हैं वो सोल्यूशन जिस चीज़ को मैं निकाल रहा हूँ उसके लिए एक्सेप्टेड है या नहीं, ये चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं चीज़ों को ट्विस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसे पैटर्न को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं हटाता हूँ। x इक्वल टू सोल्व x इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं पहले वाले टर्म को अगर मैं ऐसे छिपाया तो क्या ये देखने में x की तरह लग रहा है? ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको अगर ये चीज़ें हैं क्या x की तरह लग रहा है? आप बोलेंगे नहीं सर नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैं इसको हटाया तो x में तो 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ऐसा है, लेकिन जब मैं इसको ऊपर वाले को छिपाया तो अब तो मेरे को 2 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो वो तो पहले जैसा ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस खाली आप क्वेश्चन लिखिए और उसमें पहले वाले की छिपाइए और बाकी को x मानिए। आपको देखना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि सच में ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैंने पहले वाले को ऐसे छिपाया तो उसको दिखना चाहिए, पहले की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, बस मैंने एक टर्म्स को छिपाया, बट उसके जो फॉर्मेट है, उसके जो स्वरूप है वो तो बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, लेकिन ये बाकी में तो मेरे को 2 कहीं दिख ही नहीं रहा है, जिसका मतलब कि ये पैटर्न वैसा ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो अगर ये कंटिन्यूस फ्रैक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी न किसी पैटर्न जैसा बनाना पड़ेगा, तभी जाके उसको मैं कुछ करके सोल्व कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपका 2 है, 2 को मैं 2 भाग में तोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ, x इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन, मतलब यहाँ पर 2 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, 1 प्लस 1। ठीक है, 2 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 1 प्लस 1, और फिर मैंने क्या किया कि एक 1 को मैंने लेफ्ट साइड में ले आया। तो जब लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो क्या होगा, x माइनस 1 होगा इक्वल टू, और एक 1 को मैंने राइट साइड में रहने दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है,
चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, 2 को 2 भागों में तोड़ दिया 1 + 1 में। एक 1 को मैंने लेफ्ट साइड में ले आया तो x - 1 हो गया, और एक 1 को इधर ही रहने दिया। अब देखिए, देखने में बिल्कुल जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसके जैसा ही दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे छिपा दूँ, ये देखने में फिर से कैसा लग रहा है, ये आपको x - 1 जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने x - 1 इक्वल टू ये माना हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको छिपाऊँ तो ये देखने में कैसा लग रहा है, x की तरह नहीं, क्योंकि मैंने x को मॉडिफाई करके अब ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको x की तरह नहीं बोलना है कि x की तरह दिख रहा है, क्योंकि x - 1 इक्वल टू समथिंग दिख रहा है ना। तो अगर मैं इसको छुपाऊँ तो ये कैसा दिख रहा है देखने में, x - 1 की तरह। तो मैं क्या इसको x - 1 मान लूँ, इसको मैं क्या मान लिया, x - 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होगा तब इसको, अगर मैं अब मैं सोल्व करूँ इसको, तो x - 1 इक्वल टू 1 + 1 अपॉन x - 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करना बिल्कुल आसान है, आप तो आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका x - 1, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। x - 1 इक्वल टू x - 1 इंटू x - 1 + 1, यहाँ -1 से कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x - 1 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। इसको जब आप ओपन करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर हो गया, a² - 2ab + b², आपको पता ही होगा। तो a² - 2ab + b² इक्वल टू x को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, तो x² - 3x + 1 + 1 ही आएगा ना। हाँ, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू -b, वो जो मैंने बताया था आपको, -b मतलब का 3, -b ऑलरेडी -3 है, उसमें माइनस लेगा तो 3 होगा, प्लस माइनस √b² मतलब कि 9 -4ac। तो 4ac क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि वहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो 9 - 4 अपॉन 2a, एक जगह पर क्या है आपका 1 है। तो आपका यहाँ से आया आंसर 3 ± √5 अपॉन 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी, एक तो 3 + √5 अपॉन 2, और दूसरा आएगा 3 - √5 अपॉन 2। अब यहाँ पर 2 आंसर आए। अब ये देखना है कि दोनों आंसर एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, या कोई एक रिजेक्टेड है या कोई एक एक्सेप्टेड है, ये चीज़ देखना जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो √5 होता है, √5 की जो वैल्यू होती है वो 2 से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, और 3 से छोटा होता है, क्योंकि √9 की वैल्यू होती है 3। तो √5 जो 2 से थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो 3 - 2 पॉइंट समथिंग ऐसा करने से तो ये कितना आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 - 2 से थोड़ा सा बड़ा में से घटा रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को डिवाइड करोगे पॉजिटिव नंबर से तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये भी पॉजिटिव आएगा। वहाँ पर जो पिछले जो मैंने क्वेश्चन किया था वहाँ पर तो नेगेटिव आ जा रहा था, तो चीज़ों को आसानी से हम रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं 2 + 1 अपॉन समथिंग चल रहा है, तो कम से कम x की जो वैल्यू आएगी, x का जो आंसर आएगा वो 2 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि 1 2 तो यही हो गया, और दूसरा 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे जो ऐड हो रहा है, तो ये कुछ ना कुछ आएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो 2 से तो बड़ी ही होगी। लेकिन आप यहाँ पर गौर कीजिए कि अगर 3 में से अगर हम 2 भी घटाएं, अगर मान लीजिए कि √5 ना है, अगर √4 है, तो अगर हम इसको 2 भी घटाएं तो 3 - 2 क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, जो कि वैल्यू क्या है वो 2 से छोटा है। इसका मतलब है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंसर कम से कम आपका 2 से ज़्यादा ही आना चाहिए, ठीक है। आप इसमें इमेजिन कर सकते हो, देखिए अगर मैं इसको 4 मान लूँ तो 3 + 4 अगर रहेगा तो इसका वैल्यू 2 आएगा, तो 3 + 2 5, और 5 अपॉन 2 2.5, 2.5 जो कि 2 से बड़ा है, जिसका मतलब हमारा ये आंसर एक्सेप्टेड होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 30, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चीज़ें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, कैसे चीज़ों को रिजेक्ट करना है और कैसे एक्सेप्ट करना। उसके लिए आपका एक बार आपको देखना होगा कि मैं जो मेरे को जो फाइन करने को दिया गया है वो एक्चुअली में उसमें क्या आंसर आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस फ्रैक्शन में इस तरह का ही क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, आपको चीज़ें आसानी से बन जाएगी। 1-2 क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसका बनाने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल कंटिन्यूस फ्रैक्शन जैसा है। एक्चुअली में वो कंटिन्यूस फ्रैक्शन है नहीं, बट बनाने का जो तरीका है वो कंटिन्यूस फ्रैक्शन जैसा ही है। तो 1-2 मैं क्वेश्चन वो भी ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे सोल्व x
सोल्व x इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये एक्चुअली में से कंटिन्यूस फ्रैक्शन है नहीं, क्योंकि ये नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो है नहीं, लेकिन इसका जो बनाने का तरीका है ये बिल्कुल कंटिन्यूस फ्रैक्शन जैसा ही है। इसमें क्या करते हैं, देखिए जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने इन्फिनाइट है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म क्या है इन्फिनाइट है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अगर मैं पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये पहले वाले रूट 3 को हटा दूँ, ये फिर से x की तरह ही देखने में लग रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि आप इसको इस पूरे को क्या मान लेता हूँ x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस एक्स। ठीक है, अब आसान हो गया, अब आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कीजिए, कैसे सोल्व करेंगे, दोनों तरफ क्या कीजिए आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो ये इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर से आपका रूट आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी माइनस आपको यहाँ 1 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1। 4ac क्या होगा, a 1 है और c आपका माइनस 3 माइनस का 12 और ऑलरेडी पहले से माइनस फार्मूला में है तो प्लस का 12 अपॉन 2। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आएगी, एक आएगी 1 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और दूसरा आएगा 1 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जो रूट 13 है वो आपका रूट 9 से बड़ा है, रूट 9 की वैल्यू होती है 3 और 1 माइनस 3 हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव अपॉन 2 वो भी निगेटिव होगा, बट मेरा आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि सबका एडिशन हो रहा है और प्लस सारे जो नंबर्स यूज हुए हैं सारे के सारे क्या है पॉजिटिव है। तो इतना तो श्योर है कि इसके जो आंसर आएंगे वो आपके पॉजिटिव आएंगे। तो ये जो चीज़ है वो निगेटिव, ये आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो जो आपका आंसर होगा दिस। ठीक है, बनाने का तरीका बिल्कुल कंटिन्यूस फ्रैक्शन जैसा है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, वो भी कंटिन्यूस फ्रैक्शन नहीं है, बट उसको जो बनाने का तरीका है वो आपका इसी के जैसा है। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ। दूसरा है सोल्व x इक्वल टू अंडर रूट 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। जो पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन लिया था उसमें क्या था, प्लस था। ये ध्यान रखिए 3 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर है, अगर ऐसे रहता है इसका मतलब यहाँ पर 2 है, अगर इसका मतलब है ऐसे 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नहीं, वो क्यूब रूट हो जाएगा, 3 यहाँ पर है। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इन्फिनाइट है। ठीक है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन तो नहीं है, बट इसका जो बनाने का तरीका है वो भी इसका उसी के तरीके के जैसा है कि इसमें जो हम सबसे पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं पहले वाले को हटा दूँ तो ये देखने में फिर से x की तरह ही लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं इसको जो है पूरे को x मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं पूरे को x मानता हूँ तो जो मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो क्या होगा, अंडर रूट 3x ये होगा। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x है, तो मैं चाहता तो यहाँ x से x कैंसिल कर देता और यहाँ x की वैल्यू 3 लिख देता। ठीक है, तो ये गलत हो जाता, क्यों, x की वैल्यू 3 तो होगा लेकिन इसके अलावा भी इसके और रूट्स होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये था क्वाड्रेटिक, इसके पावर थे 2, मतलब इसके डिग्री है 2। तो अगर जिस भी इक्वेशन के जितने डिग्री होते हैं उसके उतने रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अगर 2 डिग्री है तो इसके 2 रूट्स होंगे, लेकिन मैं अगर ऐसे काट दिया तो मेरे पास तो सिर्फ 1 रूट्स आया, तो 1 रूट का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, मैं ऐसे डायरेक्ट कभी भी नहीं काटना, कभी भी इसको कैंसिल आउट नहीं किया जाता है। ठीक है, मैंने क्या किया, 3x को मैंने लेफ्ट हैंड में ले आया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया। अब यहाँ से आप x को कॉमन कीजिए, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2 प्रोडक्ट 0 है, मतलब कि आइदर या तो x 0 होगा, आइदर दिस इक्वल टू, या तो आइदर x 0 होगा या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा।
तो यहाँ से आपकी x की क्या वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रहे थे तो वहाँ से आपका जो 0 आंसर था वो आपको वहाँ पर नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कभी भी डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करते हैं, बिल्कुल सिस्टम के अनुसार करते हैं, नहीं तो रूट का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 आया, अब x इक्वल टू 3 आया। अब मैं ये देखूंगा कि क्या ये दोनों जो है, ये दोनों जो x की वैल्यू है वो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट जो 3 की वैल्यू होती है वो 1.732 ऐसे करके होती है, उसके बाद भी है अंडर रूट, उसके बाद भी इसमें जो आपका रूट्स है तो कुछ ना कुछ आएंगे, कुछ ना कुछ आएंगे, तो करते करते जो भी कुछ आएगा वो 0 से तो बड़ा ही होगा, ये तो आप श्योर है। इधर की वैल्यू 0 से बड़ा होगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख लूँ तो ये 0 इक्वल टू 0 से समथिंग बड़ा, क्या ये सही है? नहीं सही है। ठीक है, इसलिए हमारा जो ये आंसर होगा ये रिजेक्टेड होगा। ठीक है, x इक्वल टू 3 ये हो सकता है। ठीक है, कि इसकी करते करते यहाँ से जो भी 3 आ सकता है, तो ये हमारा जो क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर जब आपकी 0 यहाँ कैंसिल आउट ही करना था, तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल आउट करूँगा तो फिर क्या दिक्कत है? तो नहीं, बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि आप एक मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। अब मैथमेटिक्स सीख रहे हैं तो मैथमेटिक्स जस्ट फॉर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आप मार्क्स लाने के लिए नहीं सीख रहे हैं, बल्कि आप जो है उसकी एक प्रोसेस को सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो आई थिंक मैंने कंटिन्यूड फ्रैक्शन में 3-4 क्वेश्चन जो बताए, आई थिंक उतना इनफ है, उससे ज़्यादा का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन बहुत लिमिटलेस है। ठीक है, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है और ऐसा क्यों सोल्व किया जाता है। ठीक है, दोनों बातें आपको ध्यान में होना चाहिए। एक तो आपका मेथड पता होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को कैसे सोल्व किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्यों ऐसा सोल्व किया जा रहा है वो भी पता होना चाहिए। अगर जब तक आपका क्यों का जवाब नहीं होगा तो फिर आपको चीज़ें में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो मेरा एम है कि आप जो मैथ में आप ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको जो है चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो आई थिंक आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो मैंने अभी तक 4 आपके नंबर सिस्टम बताए हैं। एक तो आपको बताया है नेचुरल नंबर, सेकेंड वन इज होल नंबर, थर्ड वन इज इंटीजर, फोर्थ वन इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में मैंने कंटिन्यू फ्रैक्शन पर थोड़ा जोर दिया है, लेकिन जो फ्रैक्शन में जो 2 चीज़ें हैं, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उसको भी ध्यान रखना है। इंटीजर से मैंने ये चीज़ बताया जो इम्पोर्टेंट है कि 0 ना तो पॉजिटिव होता ना तो नेगेटिव होता है, वो या तो आइदर नॉन पॉजिटिव होता है या फिर नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, फिफ्थ वन है मेरे पास रेशनल नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ रेशनल नंबर्स। पांचवा है आपका रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। ठीक है, क्या होता है? तो वैसा नंबर जिसको P/Q के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकें और जो P और Q हो क्या हो, वो इंटीजर्स हो। तो द नंबर which can be represent in the form of P/Q, ठीक है, where P and Q are integers and Q not equal to 0। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें और जहाँ P और Q कैसा हो, इंटीजर्स हो, और जो नीचे वाला Q है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर है तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला आपको 2/5, ये आपका एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। P आपका क्या है? इंटीजर्स है। Q क्या है आपका? इंटीजर्स है। और जो नीचे वाला वो आपका 0 नहीं है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर मैं यूज किया -5/6, ये भी आपके एक रेशनल नंबर है। क्यों?
क्योंकि इसमें भी आपका -5 जो है इंटीजर्स है, 6 जो है आपका इंटीजर्स है, इसको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और जो नीचे वाला टर्म है वो 0 आपका नहीं है, तो ये आपके हो गए, ये भी आपके रेशनल नंबर है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ 8, तो ये भी बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 8 को मैं क्या कर सकता हूँ, 8/1 लिख सकता हूँ, 8 ही होगा। और 8/1 जैसे ही मैंने लिखा कि आपके ये भी इंटीजर्स और नीचे वाला क्या है, 0 नहीं है, तो ये भी आपका 8 भी क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। अगर मैं 0 लिखूं तो 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो 0 ही होता है, तो 0/8 लिख दिया। तो ये क्या, P भी इंटीजर्स, 0 तो इंटीजर्स होता ही है, Q भी इंटीजर्स, 8 आपका इंटीजर्स है, और जो नीचे वाला टर्म्स है वो आपका 0 नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो नीचे वाला टर्म्स है P/Q में जो आपका नीचे वाला टर्म्स है वो आपके 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका 0 नहीं है। लेकिन अगर मैं यूज करूं, बोलूं 1/0, क्या ये इन रेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? कि देखिए P/Q के रूप में रिप्रेजेंट तो किया गया है, P/Q के रूप में रिप्रेजेंट तो किया गया है, P भी आपका इंटीजर्स है, 1 है, Q भी आपका इंटीजर्स है, 0 है, बट एक कंडीशन है कि जो नीचे वाला है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, नीचे वाला 0 हो गया, इसलिए आपका ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ऑलरेडी मुझे पता है कि आपको पहले से ये सब चीज़ें पता है, तो भी मैं आपको बस एक रिकॉल करवा रहा हूँ। ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, और P और Q कैसा होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए नंबर्स हैं तो नंबर को हम डेसिमल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब तब अगर मुझसे कोई पूछता है कि बताओ डेसिमल के टर्म्स में कोई नंबर रेशनल नंबर है या नहीं, उसे मैं कैसे पहचानूंगा, ठीक है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रेशनल नंबर को कैसे पता करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब किसी भी नंबर को अगर हम डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं किसी नंबर को अगर डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसके 2 तरीके होते हैं। या तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ऐसा है कि डेसिमल के बाद जो है उसकी जो नंबर है वो इंड हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोला 0.25, तो डेसिमल के बाद इसके नंबर क्या हो गए, टर्मिनेट कर गए, टर्मिनेट मतलब होता है अंत हो जाना, अंत हो गए 4.15। डेसिमल के बाद क्या, इसके नंबर अंत हो गए, जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट कर जाए, डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाए, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद में रिपीट ही ना करे, तो डेसिमल के बाद में आपका जो है अंत ही ना हो, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कंडीशन हो सकता है कि पहली बात ये तो श्योर है कि वो अंत नहीं हो रहा है, लेकिन अंत किस तरह से नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि वो अंत नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है, और दूसरा हो सकता है कि अंत नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। रिपीटिंग मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो पहले तो उसका जो डेसिमल के बाद में जो है उसके नंबर्स हैं वो अंत नहीं करेंगे बट रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1.33333 ऐसे से चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके अंत से नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीट कर रहा है, ठीक है, 33333 रिपीट कर रहा है, ठीक है। 0.6666 क्या हो रहा है, सारे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके 6 है वो आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। 1.252525
2 5, ये क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर दो दो नंबर रिपीट कर रहा है, यहाँ पर आपके एक नंबर रिपीट कर रहे थे, 3 3 3 3 रिपीट कर रहा था, यहाँ पर आपका 6 6 6 एक नंबर रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके दो दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 ऐसे करके रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसे लिख दूँ 0.675 675 675 675, तो ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये नंबर एंड तो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर तीन तीन नंबर रिपीट कर रहे हैं, 675 675 675 675, इस तरह से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में लिखने का क्या तरीका होता है कि जो नंबर रिपीट कर रहे हैं ना उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए, 1.3 का बार। ठीक है, क्योंकि हर जगह इतना लिखना पॉसिबल तो नहीं है ना, पूरा पेज भर जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो 3 हमारा रिपीट कर रहा है, तो मैंने क्या किया, 3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर 6 आपके रिपीट कर रहे हैं, तो मैंने 6 के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ पर आपके दो नंबर रिपीट कर 2525, तो 1.25 के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ पर आपके 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो मैंने 675 इस पर लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसा नंबर न तो उसका अंत हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, जैसे 3.141562 ऐसे करके चला जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो देखिए ये आपको रिपीट नहीं कर रहा है, 141562 आपका रिपीट ही नहीं कर रहा है। आप बोलेंगे सर 11 तो रिपीट कर रहा है, नहीं, रिपीट करने का मतलब होता है एक पैटर्न को और पैटर्न के रूप में रिपीट करना। जैसे देखिए यहाँ पर 25252525 यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो एक पैटर्न है, पहले 25 आया, उसके बाद फिर से 25 आया, उसके बाद फिर से 25 आया, इस तरह से आपका रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो एक पैटर्न के रूप में रिपीट करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, ऐसे करके चलता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन रिपीटिंग। पहले तो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अब प्लस ये आपका रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपके नंबर जो टर्मिनेट कर जाए और जो नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं डेसिमल के रूप में बात करूं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के रूप में अगर मैं रेशनल नंबर को डिफाइन करना चाहूं, तो वैसे नंबर जो टर्मिनेट कर जाए या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो, वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो आपके हैं ना, ये आपके होते हैं रेशनल नंबर्स, ये आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर क्या है मैं डिस्कस करूंगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर एक चीज आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेशनल नंबर का डिफिनेशन, या मैं इसको बोर्ड में ले रहा हूँ। बात समझ में आ गया कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेट कर रहा है और नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या होता है वो चीज़ आपके समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप लिखिए तो यहाँ लिखिए the number which is terminating या non terminating but repeating decimal are called rational numbers, ठीक है। वैसा नंबर जो या तो टर्मिनेट कर जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स।
अब देखिए, अगर रेशनल नंबर है तो उसे P अपॉन Q के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे 0.3 का बार, ठीक है, 1.25 का बार, ठीक है, 6.75 का बार, ये सारे क्या है आपके रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है, तो ये आपका क्या है, आपके रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो आप इसको P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसी भी जो नॉन टर्मिनेटिंग बट जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उसको हम P अपॉन Q के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक तरीका है, तो मैं अब उसको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे पता है कि आपने ऑलरेडी ये 9th में आप लोग पढ़ चुका है, तो भी मैं आपको जस्ट एक रिकॉल करवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, x इक्वल टू 1.25 का बार, मैं पहले एक लेता हूँ सिंपल, 0.35 का बार। आप इसको कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट इनटू P अपॉन Q फॉर्म। P अपॉन Q फॉर्म मतलब रेशनल नंबर्स के रूप में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। रेशनल नंबर्स को कन्वर्ट कर, जो मैं बता रहा हूँ, जो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, उसी को हम P अपॉन Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर्स को भी हम उसको P अपॉन Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को ही मैं P अपॉन Q के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए किया क्या जाता है एक्चुअली में, ये आपका देखिए एक्चुअली में क्या है, ये x इक्वल टू 0.3 बार है। 3 बार मतलब 3 ऐसा चल रहा है। तो देखिए इसमें एक नंबर रिपीट कर रहा है, तो करते क्या है कि जितना नंबर रिपीट करता उतने 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसमें एक नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं क्या किया, इसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैंने लेफ्ट में 10 से मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर राइट में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल आपका जो है एक राइट साइड में आपका शिफ्ट कर जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.3333 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका 10x है, 10x आपका इतना आ गया, ठीक है। x आपका क्या था, x है आपका 0.3333 ऐसा है, ऐसा है। अगर मैं दोनों को घटा दूं, अगर ये फर्स्ट है अगर ये सेकेंड है, अगर मैं दोनों को घटा दूं तो 10x घटा दूं तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x। अगर इधर घटाऊं तो ये तो 3 होगा पॉइंट, ये 0 0 0 0 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा चलता रहेगा। मतलब क्या हुआ, 9x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 3/9 आ गया। 3/9 मतलब 1/3। दिस इज कन्वर्ट इनटू P बाई Q, ठीक है। फिर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो आपका हो गया, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एक चीज़ बस ध्यान देना है कि जितना नंबर्स रिपीट कर रहा है उतने ही नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर 2 रिपीट करता तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। एक मैंने क्वेश्चन लिया, x इक्वल टू 1.25 का बार, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करना है, आपका P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपका x क्या है, तो आपका x यहाँ पर क्या है, x है आपका 1.252525 ऐसा ही है आपका। यहाँ पर 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, x में मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई किया। 100x जैसे ही मैंने 100x किया, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका दो डिजिट आगे मेरा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2525 ऐसा ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखिए 100x इक्वल टू 1.25 ऐसा ऐसा 125.2525 ऐसे आ रहा है। और x मेरा क्या था, x मेरा था 1.252525 ऐसा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब मैं अगर दोनों को घटा दूं तो 100x में से x जाएगा तो 99x। अब इधर में अगर घटाऊं तो ये हो जाएगा 124, और ये तो सारे 0 आ जाएंगे, तो 0 0 0 0 इस तरह चलता रहेगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 124/99,
ये आपका P अपॉन Q के रूप में आ गया, ठीक है। ये आपका कैंसिल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। कि आपका P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, नीचे वाला जीरो नहीं, मतलब कि ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स में मेरे को बस इतना ही जानना है, मतलब 11-12 में जो मेरे को जानकारी जाननी है पीछे की, मुझे बस इतना ही जानना है कि रेशनल नंबर्स सिंपली क्या होता है, जिसको P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q इंटीजर होना चाहिए और Q जीरो ना होना चाहिए। डेसिमल के रूप में अगर हमसे कोई पूछे तो ऐसा नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग है बट टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, तो उससे को मैं क्या कहता हूँ, रेशनल नंबर्स कहता हूँ, ठीक है। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो उसको हम P अपॉन Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसका मैंने ये तरीका बताया। अगर एक नंबर रिपीट कर रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, उसको एक पैटर्न में उसको सिस्टमेटिक सजाकर और उसको वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर 2 टर्म रिपीट कर रहा हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 टाइम्स रिपीट कर रहा हो तो 1000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तरीका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। कल की क्लास में मैं इरेशनल नंबर डिस्कस करूँगा, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सारे नंबरों के बारे में डिस्कस करूँगा। अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी उन नंबर के बारे में डिस्कस करूँगा, फिर उसमें ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो ऑलरेडी जेई मेन एडवांस में ऑलरेडी उसे पूछे जा चुके हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये रियल नंबर के मैं इतना सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, इसका मतलब कि बस मैं रिकॉल कराऊँ, रिकॉल तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके एग्जाम में इस कंसेप्ट से बेस्ड आपके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मैं उसको भी कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। तब तक आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, आप अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपको क्या होता है कि शुरुआत में चीज़ें बिल्कुल आसान लगती हैं, लेकिन आप जब धीरे धीरे इसको नोट्स बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना कुछ पढ़ लिया, ठीक है। तो अब चीज़ें जो है आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा चीज़ों को इस वीडियो को आप फैलाइए, ताकि जो भी स्टूडेंट, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल रुक गया है, तो उनको इससे फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।